नमस्कार साथियों, एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारा आज का प्रयोजनमूलक हिंदी का नया विषय है पल्लवन। पल्लवन क्या कहलाता है? भई प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ रहे हैं, हमने अभी पढ़ा संक्षेपण, उसके पहले हमने पढ़ा था आपका विस्तारण, उसके पहले हमने आपका पढ़ा था प्रतिवेदन और आज हम ले रहे हैं पल्लवन। पल्लवन का आशय है विचारों का एक ऐसा क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण जिसमें उदाहरण के सहारे बात को स्पष्ट करना होता है। कतिपय भावों, विचारों और रचना संकेतों का स्पष्टीकरण ही पल्लवन कहलाता है। मतलब अपने विचारों को विस्तार से लिखना ही पल्लवन कहलाता है। इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे पल धन वन। पल मतलब बड़ा स्वरूप, वन मतलब लिखना। उसको लिखना ही पल्लवन कहलाता है। किसी भावपूर्ण वाक्य, कथन, वाक्यांश, लोकोक्ति या पद्य सूक्ति को समझाकर लिखना पल्लवन कहलाता है। संक्षेप में अगर हम पल्लवन को देखें तो किसी सुगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, सुगठित विचार जो आपके मन में चल रहे हैं, उनका विस्तार देना ही पल्लवन कहलाता है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो किसी सुगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। मतलब जो विचार आप में मन में चल रहे हैं, उसके भाव जो आपके मन में चल रहे हैं, उसका जो विस्तार है, उसे जो डीपली तरीके से लिखना है, वो पल्लवन कहलाता है। देखो साहित्य भाषा प्रयोजनमूलक हिंदी आपको क्या-क्या सिखा रही है? उसने अभी आपको सिखाया प्रतिवेदन। तो किसी भी चीज का संपूर्ण वर्णन, किसी भी घटना का संपूर्ण वर्णन प्रतिवेदन कहलाता है। फिर हमने सीखा संक्षेपण। तो किसी भी चीज का कोई विस्तारित है, पल्लवित चीज है, उसको बहुत कम शब्दों में अपने मन से लिखना संक्षेपण कहलाता है। अब पल्लवन क्या कहलाता है? कि जो संक्षेपण आपने लिखा उसको पल्लवित कर दो। जो एक लाइन आपने लिखी अधजल गगरी छलकत जाए, इसको आप कितने पेजों में लिख सकते हैं? वो कहलाता है पल्लवन। मतलब अपने विचारों के भाव को विस्तार से लिखना ही पल्लवन कहलाता है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आपके मन में जो भाव चल रहे हैं, उन्हें विस्तार से लिख दीजिए। वो आपका पल्लवन हो जाएगा। पल्लवन में कौन-कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। मूल वाक्य, शुक्ति, लोकोक्ति आदि विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करना है। जो मूल वाक्य है, जो सुक्ति मिली है, अब हम फिर वापसी किस पे आ गए हैं? लोकोक्ति, मुहावरे। एक-एक मुहावरे का आपने पल्लवन कर दिया, विस्तारित कर दिया। एक-एक लोकोक्ति को आपने बहुत लंबे तरीके से बता दिया। तो ध्यानपूर्वक विचार करना ही पल्लवन कहलाता है। पल्लवन एक संक्षिप्त रचना है, जो प्राय एक अनुच्छेद या पैराग्राफ में लिखी जाती है। तो अधजल गगरी छलकत जाए को आप एक पैराग्राफ में लिख दीजिए करीब-करीब। अगर बात करें तो एक पैराग्राफ में हमारी 150 शब्दों की बात होती है। 100 से सवा सौ शब्द में आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। तो पल्लवन मुख्यतः एक संक्षिप्त रचना है, जो प्रायः एक अनुच्छेद या पैराग्राफ में लिखी जाती है। पल्लवन का आकार शब्द संख्या 100 या सवा सौ से अधिक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 100 या सवा सौ। पल्लवन में मूल भाव, विचार की पृष्ठभूमि में जो भाव विचार हैं, उन्हें भी स्पष्ट करना चाहिए। पल्लवन के रूप में अनुच्छेद सुसंगठित होना चाहिए। जो आप पल्लवन लिख रहे हैं उसका अनुच्छेद कैसा होना चाहिए? सुसंगठित होना चाहिए। पल्लवन के लिए भाषा तथा अभिव्यक्ति स्पष्ट, मौलिक एवं सरल होनी चाहिए। पल्लवन जो है वो अन्य पुरुष में भी काम करता है। व्यास शैली का पल्लवन का मूल आधार है। इस शैली का लेखन का अभ्यास करना चाहिए। पल्लवन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्ति या विषय का कोई अंश या भाव छूट नहीं जाए और ना ही दोहराया जाए। पल्लवन को भाव विस्तारण, विशुद्धिकरण, परिवर्धन, संवर्धन आदि भी कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि पल्लवन के दूसरे अन्य नाम कौन से हैं, तो उसे हम भाव विस्तारण, विशुद्धिकरण, परिवर्धन, संवर्धन भी कह सकते हैं।
पल्लवन को अंग्रेजी में एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एक दूसरा शब्द भी है, एम्प्लीकेशंस भी कहा जाता है। अंग्रेजी विद्वानों की बात अगर हम करें, तो पल्लवन का अर्थ है किसी कथन को एक परिच्छेद में विस्तृत करना। इसमें मूल विचार को विकृत करने तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं कि व्याख्या और पल्लवन में क्या अंतर होता है। व्याख्या और पल्लवन में क्या अंतर होता है? तो देखिए, व्याख्या और पल्लवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपके मन में आना चाहिए था एक प्रश्न कि मैम, पल्लवन हमने समझ लिया कि किसी चीज को विस्तारित करना, किसी चीज को 100 से सवा सौ शब्दों में लिखना और उसे बड़े रूप में लिखना आपका पल्लवन कहलाता है। तो व्याख्या में भी तो हम यही करते हैं। जब भी हम कोई व्याख्या लिखते हैं तब भी हम यही करते हैं। तो व्याख्या में और पल्लवन में क्या अंतर होना चाहिए? या भावार्थ आप जो लिख रहे हैं किसी पद्य का, तो उसमें और पल्लवन में क्या अंतर है दोनों चीजों में? तो देखिए, पल्लवन और भावार्थ, पल्लवन और व्याख्या में एक बड़ा अंतर होता है। व्याख्याएं जब भी होंगी वो प्रसंग सहित होती है। व्याख्या कोई भी होगी, जैसे कबीरदास जी के किसी दोहे को ले लीजिए, रही मन विपदा हूँ बड़ी, जो थोड़े दिन हो, कौन है अपनो कौन परायो, सब कुछ मालूम होए कबीरा, सब कुछ मालूम हो। अगर इसको कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या करने के लिए आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि ये किसका दोहा है, कहाँ से उठाया गया है, फिर उसके बाद इसका प्रसंग क्या निकल के आ रहा है, फिर उसके बाद उसकी आप व्याख्या करेंगे। और वहीं आप अगर पल्लवन में प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आलोचना के लिए भी कोई स्थान नहीं होता है। वहीं आप भावार्थ की बात करें, तो भावों के स्पष्टीकरण की भी एक निश्चित सीमा होती है, जबकि भावार्थ में भावों के स्पष्टीकरण की कोई सीमा नहीं। इसी प्रकार पल्लवन में प्रासंगिक भाव भी ग्रहण किए जाते हैं, जबकि भावार्थ में केवल मूल भाव को लिखा जाता है। अगर भावार्थ लिखने को कहा आपका कि ये एक और दोहा लेते हैं, उसको उससे एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बकरी पाती खाते हैं ताकि उतरी खाल, झिनर बकरी खाते हैं तिनको कौन हवार, कबीरा तिनको कौन हवार। अब अगर इसमें व्याख्या की बात आई, तो व्याख्या हम कैसे करेंगे? इसका प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है कि बकरी के ऊपर अगर उसने पत्ती खा ली है, तो उसकी खाल उतार दी जाती है, और उन मनुष्यों का जो बकरी को खा रहे हैं। और इसकी अगर भावार्थ की बात आती है, तो भावार्थ क्या निकल के आता है इसका? कि इसका भावार्थ निकल कर आता है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर एक बकरी आपके घर में रखी हुई हरी हरी पत्तियों को खा जाती है, तो डंडे से मार मार के उसकी खाल उतार दी जाती है। उसे इतनी वेदना दी जाती है कि उसके आंसू बहने लगते हैं। तो कबीरदास जी वहां आपसे कटाक्ष कर रहे हैं, वहां आपसे पूछ रहे हैं, वहां से आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तेनर बकरी खाते, ये मनुष्य बकरी को काट कर उसका गोश्त बना के खा रहे हैं, उनको किसके हवाले करना चाहिए? बकरी ने पत्ती खाई, उसे तो तुम मालिक बन गए और आपने उसे मार दिया और काट लिया और खा लिया। लेकिन जिसने बकरी को खाया, ऐसे मनुष्यों की निंदा कहाँ करनी चाहिए? तेनर बकरी खाते तिनको कौन हवाल। और वहीं अगर आपसे पल्लवन की बात कही जाए, तो पल्लवन क्या निकल के आएगा? पल्लवन ये तो हो गया भावार्थ इसका, लेकिन इसका पल्लवन क्या निकल के आएगा? इसका पल्लवन मतलब इसका विस्तारित रूप क्या निकलेगा? विस्तारित रूप निकलेगा कि कबीरदास जी जो थे ना, वो एकांत मिथ्यावादी जी थे। उनकी सोच जो थी, उनकी जो थिंक थी, उनके जो विचार थे, वो बहुत विस्तारित विचार थे। उन्होंने एक बकरी के अंदर भी आत्मा को देखा,
एक बकरी के अंदर भी परमात्मा को देखने का प्रयास किया कि एक बकरी को भूख लगी और उसने कुछ खा लिया तो आदमियों ने उसकी खाल उतार दी। और मैं वेदना है उनके अंदर उस चीज को लेकर, अंतरात्मा से वो वेदित हैं, घृणित हैं, पल्लवित हैं कि जिन मनुष्यों ने उस बेचारी बकरी को मार के खा लिया, हे प्रभु उनका क्या होगा, हे खुदा उनका क्या होगा। ऐसे लोगों को किसके हवाले किया जाए। ऐसे क्राइसिस लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो ये इसका पल्लवन है। आपको क्लियर हो गया होगा भावार्थ, व्याख्या और पल्लवन में अंतर क्या है। पल्लवन में भावों के स्पष्टीकरण की एक निश्चित सीमा होती है, जबकि भावार्थ में भावों के स्पष्टीकरण की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार पल्लवन में प्रासंगिक भाव भी ग्रहण किए जाते हैं। पल्लवन जब आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रसंग उस समय का क्या चल रहा है, जबकि भावार्थ में केवल मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है कि उसका मूल भाव क्या था। पल्लवन में कौन-कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो पल्लवन में मूल भाव केंद्रित होता है। पल्लवन जब आप लिख रहे हैं, तो उसमें मूल भाव केंद्रित होना चाहिए। मूल भाव या विचार से हटकर अनावश्यक बातों को बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए। संश्लिष्टता होनी चाहिए। पल्लवन में प्रस्तुत अनुच्छेद पर्याप्त रूप से संगठित होना चाहिए। अनुच्छेद का प्रत्येक वाक्य विचार की दृष्टि से पूर्णतः संबद्ध होना चाहिए। पल्लवन का प्रत्येक वाक्य कैसा होना चाहिए, विचार की दृष्टि से पूर्णतः संबंध मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके एक ही बात को नहीं दोहराया जाना चाहिए। आपने कहा पर्यायवाची, बोला अग्नि, आग, अनल, अनिल, तो इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं थी। अग्नि पे आप डिस्कशन पल्लवन कर रहे हैं तो आप अग्नि को अग्नि के रूप में ही काम करेंगे। आप आग को अनल, आग, इन सारी चीजों से डिफाइन नहीं करेंगे। तो पल्लवन क्या कहता है आपसे, संश्लिष्टता होनी चाहिए। फिर उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। पल्लवन की जो भाषा है वो एकदम सरल होना चाहिए। पल्लवन का जो उद्देश्य है मूल अर्थ को स्पष्ट करना होता है। इसकी भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। आकार कैसा होना चाहिए, पल्लवन का जो अनुच्छेद है सामान्यतः 200 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं तो हार्डली 100 सवा सौ शब्दों को बता रही, लेकिन अगर कोई कंटेंट थोड़ा सा और आपको लग रहा है कि इसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ, तो उसे 200 शब्द हाईएस्ट, 200 शब्द के बाद वो पल्लवन में नहीं आता है। क्रमबद्धता होनी चाहिए। पल्लवन में भावों का विचारों की एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। असंगत भावों को वहां से निकाल देना चाहिए। तटस्थता होना चाहिए। पल्लवन में अपनी ओर से कोई विचार या मत थोपा नहीं जाना चाहिए। कोई भी विचार, कोई भी मत अपनी ओर से आप थोप नहीं सकते हो। जो तटस्थता है, जो शब्द है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो उसमें पूर्ण रूप से कार्य होना चाहिए। कुछ पल्लवन के उदाहरण हम देखते हैं, फिर उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको समझाने के लिए। नाम संतान से नहीं चलता, अपनी स्वीकृति से चलता है। अब इस एक लाइन का आपको पल्लवन करना है। समझ गए आप मेरी बात को, कि एक लाइन आपको दी गई है, अब इसका पल्लवन करना है। इस एक लाइन पर आपको सवा सौ शब्द लिखना है कम से कम। तो नाम संतान से नहीं चलता, अपनी स्वीकृति से चलता है। इसको आप पल्लवित कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट एक और देखें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में इसका बताऊंगी आपको। अपने बच्चों के प्रति इतनी उदार कोई माँ नहीं जितनी धरती है। अपने बच्चों के प्रति इतनी उदार कोई माँ नहीं जितनी धरती होती है। और तीसरा पॉइंट इसलिए हम 3 मुद्दों पे यहाँ बात करेंगे। इसको पल्लवित करना सिखाएंगे आपको कि इसका पल्लवन कैसे होगा। ब्रह्मांड की झलकें कितनी भी अनूठी हो, उनके रहस्यों की कुंजी में विज्ञान में ही है। ब्रह्मांड की झलक कितनी भी अनूठी क्यों ना हो, उनकी रहस्यों की कुंजी में क्या है, आपका विज्ञान समाया हुआ है। चलिए, नाम संतान से नहीं, अपनी स्वीकृति से चलता है। इस चीज का हम पल्लवन करते हैं, इस चीज पे हम वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं
कि इस विषय को लेकर अगर आपको पल्लवन लिखने को कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे? हमारी ये मान्यता है कि संतान के नाम से हमारा नाम चलता है। सर्वथा भ्रामक एवं मिथ्या तर्क है ये। बिल्कुल मिथ्या तर्क है ये बात। बिल्कुल मिथ्या तर्क है ये बात। वस्तुतः नाम जो है वो संतान से नहीं चलता। नाम चलता है मनुष्य के अपने अच्छे कार्यों से। नाम चलता है मनुष्य के अपने कर्मों से। मनुष्य ने जो अच्छे कार्य किए उसे युगों तक अमर रखते हैं। बैरिस्टर चंपत राय की कोई संतान नहीं थी, किंतु देश एवं विदेश में आज भी उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास आदि अनेक महापुरुष विश्व में अपने सत्कार्यों के लिए जाने गए, अमर हो गए, जबकि उनकी कोई संतान नहीं थी। मतलब हमारे पल्लवन की जो लाइन हमें मिली थी, वो मिली थी नाम संतान से नहीं चलता है, नाम चलता है अपनी सुकृति से। सुकृति मतलब आपकी यश गाथा से, आपके कार्यों से, आपके कर्म से चलता है नाम, ना कि नाम चलता है आपका संतान से। नाम चलता भी है तो अच्छी संतान से, और यदि अच्छी संतान कहते ना, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है आपका तो आपको धन जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर पुत्र आपने सुपुत्र जन्मा है तो उसमें धन जोड़ने की आपको आवश्यकता। तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपने बच्चे को अपने अच्छे संस्कार दिए हैं, अगर हमने अपने पुत्र में अच्छे संस्कार डाले हैं, तो भविष्य में वो माँ बाप की सेवा भी करेगा, और धन संचय की उसे आवश्यकता है वो खुद कमाएगा। उसे जरूरत नहीं है जो आपने कमा के रखा। और कहते हैं, पूत कपूत तो का धन संचय। वो पुत्र जब ऐसे ही निकलना है आपका कि मतलब उसे जितना भी आपने कमाया है सब उड़ा देगा, तो ऐसे पुत्र के लिए भी कमा कर क्या करोगे? बताइए। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब धन को जोड़ जोड़ के आपने रखा। आपने देखा कि हम अपनी जिंदगी से जोड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी में कभी शौक नहीं किए, अपनी जिंदगी को कभी जिया नहीं, अपनी जिंदगी को कभी बस ये लगा कि बच्चा एक अच्छा इंसान बन के निकल जाए। लेकिन बच्चा अगर अच्छा इंसान बन के निकलने वाला है तो जिंदगी आपको भी जीना चाहिए अपनी। बच्चा अगर अच्छा निकलता है तो वो आपको भी ले जाएगा, और बच्चा अगर अच्छा नहीं निकलता है, ड्रिंक करता है, नशेबाजी में फंस गया, तो इतने जोड़ने का क्या मतलब है? तुमने तो अपना जी जला जला के जोड़ के रख दिया ना, लेकिन वो तो सब लेके चला, सब उड़ा दिया उसने। वर्तमान स्थिति में आप संवैधानिक चीजों को देखिए मार्केट में, अंतरात्मा की बात को देखिए, आज बाप बेटे का भी नहीं हो रहा है। न्यूज़पेपर देखती हूँ तो एक मन अंतरात्मा दुख जाती है। ये मन ये अंदर से आह्लादित हो जाता है कि रिश्तों की तो अब कोई मांग ही नहीं बची है, रिश्तों की तो अब कोई जुगाड़ ही नहीं बची है। देखती हूँ देवर ने भाभी का मर्डर कर दिया प्रेम प्रसंगों के चलते हुए, पिता ने पुत्र की हत्या कुल्हाड़ी से कर दी, पुत्र ने पिता की हत्या जायदाद के लिए कुल्हाड़ी से कर दी। तो पूत कपूत तो का धन संचय, जहाँ पुत्र अगर सुपुत्र है तो वहां धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद कमाएगा, खुद जिंदगी को जिएगा। और जो कपूत पुत्र आपने पैदा किया है, जिसके कहते हैं ना, पूत के गुण पालने में दिख जाते हैं, बच्चे के गुण पालने में समझ में आ जाते हैं। श्री कृष्ण के ऊपर से उक्ति निकली है ये, कि जब पूतना उसे मारने आती है और वो दूध पिलाने का प्रयास करती है और वो इतना एक्साइटेड होकर उनका दूध पीने की कोशिश करता है और उसके बाद उनका नरसंहार कर देता है, तो पूत के गुण पालने में दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत छोटे थे कृष्ण कृष्ण जी। तो यहाँ बात आती है कि गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास आदि यानी महापुरुष रहे, जिन्होंने सत्कार किए, युगों युगों तक अमर हो गए, इनकी कोई संतान नहीं थी। नाम चलता भी तो अच्छी संतान से। यदि संतान कपूत निकल गई तो नाम डूबने की संभावना कम नहीं रहती है, फिर नाम नहीं रहता है। इसके विपरीत मनुष्य के उत्तम कार्य उसके नाम की छवि को कभी भी धूमिल होने नहीं देते। अतः मनुष्य को अपने अच्छे कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। मतलब आपको पल्लवन के लिए एक लाइन यहाँ दी गई थी, एग्जाम्पल में समझा रही थी आप।
संतान से नहीं चलता है, नाम चलता है आपकी स्वीकृति से, मतलब आपके कर्मों से, आपके कार्यों से नाम चलता है। नाम संतान से नहीं चलता है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, उसका पल्लवन करके आपको बताते हैं कि अपने बच्चों के प्रति इतनी उदार कोई माँ नहीं जितनी धरती माँ होती है। देखिए आप, एक माँ जो होती है, हम मानते हैं कि माँ का दर्जा दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा होता है। माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन यहाँ पल्लवन करने के लिए हमें मुद्दा मिला है कि अपने बच्चों के प्रति इतनी उदार कोई माँ नहीं जितनी धरती माँ होती है। धरती माँ कौन है? माता कहलाती है। हमारा जीवन धरती के बिना नहीं चल सकता। मतलब जिस धरती पे, जिस जन्मभूमि पे हमने जन्म लिया, उस जन्मभूमि, उस जन्मदात्री के आगे खुद की माँ क्या है? वही हमें धन्य धान्य देती है, वही हमें जल देती है, वही हमें खनिज देती है, वही संपदा धरती से निकलती है। हमें अन्न प्रदान करते हैं, रबी और खरीफ फसलों की जननी धरती होती है। किसान खेत में अन्न के दाने बोता है। धरती मानो मनुष्य के नाम हरी स्याही से लिख देती है। कुमार दिया 4 दिन में अच्छा, क्षमा करें। कुम्हार का मानना रहता है कि इस मिट्टी को मैं 4 दिन में चौगुना करके लौटा दूंगा। मतलब जो मिट्टी है वो धरती माँ है, वो आपको 4 गुना लौटा देती है। वेदों से लेकर अब तक धरती के गुण गाए गए। वेदों में कहा गया कि पृथ्वी हमारी माँ है। हम अग्नि के बेटे हैं और धरती को वसुधा कहते हैं। वसुंधरा भी हमारी रत्न गरवा के समान होती है। बचपन से लेके धरती की प्रशस्ति में लिखा है कि लाख आकर्षित करने वाले लोग धरती को नहीं हटा सकते हैं। मतलब धरती हमारी माँ है। अब इसके पल्लवन लिखने के लिए आपको आवश्यकता पड़ी थी कि धरती हमारी माँ है, उसे आप कैसे बताएंगे? तो धरती को हमने अनाज से जोड़ दिया, धरती को हमने कृषि से जोड़ दिया, धरती को हमने अन्न से जोड़ दिया। जो हरियाली धरती के अंदर फैली हुई है, वो सारी की सारी मानो एक किसी किसान का नाम लिखने वाली हो। एक तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ, इसका भी हम पल्लवन करते हैं। ब्रह्मांड की झलकें कितनी भी अनूठी हों, उनके रहस्यों की कुंजी विज्ञान में है। बहुत बढ़िया। ब्रह्मांड मतलब पूरा विश्व, जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हैं, पृथ्वी। ब्रह्मांड और पृथ्वी एक ही बात है। तो नहीं 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 नहीं, पृथ्वी नहीं। पृथ्वी तो सिर्फ पृथ्वी है, ब्रह्मांड मतलब पूरा ब्रह्मांड, जिसमें चंद्र लोग, सूर्य लोग सभी आ गए। कि झलके कितनी भी अनूठी क्यों ना हो, अनूठी से मतलब सूरज निकल रहा है, वही तेज धूप दे रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, शीतलता प्रदान कर रहा है, पृथ्वी है, कभी प्रलय आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। कितनी भी अनूठी क्यों ना, उनके रहस्यों की सारी कुंजी किसके पास है? साइंस के पास। क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। पुरातन काल से मानव मानव अपने चारों ओर फैले ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासु रहा है। ब्रह्मांड में कल क्या हो रहा है? ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है? उसकी उत्पत्ति कब हुई? उसकी रचना के नियम कौन से हैं? उसका भविष्य क्या है? आदि ऐसे प्रश्नों पर दार्शनिक, कवियों, विचारवंतों ने बहुत कुछ चिंतन, मनन और मंथन किया है। उपनिषदों में सृष्टि के बारे में कई मूलभूत प्रश्न पूछे गए हैं। ब्रह्मांड को एक अंडे की उपमा हमारे पुराणों में दी गई है। ऐसा अंडा जिसमें सब कुछ समाहित है। उत्तर यूरोप की नार्डिक सभ्यता में एक विशाल वृक्ष की कल्पना की गई है, जिसकी जड़ें से डालियों तक सभी भागों में चांद, तारे, जीव, वनस्पति आदि पाए जाते हैं। विज्ञान इस क्षेत्र में देरी से धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक प्रणाली ऐसी है जिसमें कालानुरूप सुधार की गुंजाइश रहती है। गलत सिद्धांत अधिक जांच पड़ताल के बाद अस्वीकृत होते, उसकी जगह नए सिद्धांत आते हैं। ब्रह्मांड कितना विशाल है और कैसा इसका आभास मानव को क्रमशः ही मिलता गया है। ब्रह्मांड के संबंध में आज जो कुछ भी हमारा ज्ञान है, वह किस कारण है? विज्ञान के कारण। ये साइंस नहीं होता तो शायद इसकी परतें हमारे सामने, इसके रहस्य खुलकर प्रस्तुत नहीं हो सकते थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गंगा पवित्र नदी है। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सहो। जो बीत गई वो बात गई। अब हम बात करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के पल्लवन की। कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका पल्लवन श्री राम ने कहा है।
जन्म देने वाली माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। जन्म देने वाली माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। इस अमृत वचन के अनुसार जिस हिंदुस्तान ने हमको जन्म दिया है, निश्चय ही वह सारी दुनिया से श्रेष्ठ है, अच्छा है, महान है। उसके समक्ष वैकुंठ कहीं नहीं लगता, जहाँ के देवता निवास करते हैं। हमारा देश ग्रीष्म, वर्षा, ठंड, बसंत, हेमंत, शिशिर ऋतुओं का क्रीड़ांगण है। यहाँ भगवान के 24 अवतार हुए हैं। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, शिप्रा और चंबल जैसी पवित्र नदियां बहती हों। जहाँ संसार के प्राचीनतम ग्रंथ के 4 वेद हों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद की रचना हुई। यहीं से सारे विश्व में सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म का प्रकाश फैला। महाकवि तुलसीदास, महाकवि कालिदास, महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसी विश्ववंद बुद्धियों को जन्म देने का गौरव इसी देश को प्राप्त हुआ है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू। ये है हमारा पल्लवन। मतलब पल्लवन कैसे होगा? अगर एक लाइन आपके सामने रिप्रेजेंट की जा रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, इस पे आपको 100 शब्द लिखना है, तो आप उन सब 100 शब्दों को कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए, दूसरा पल्लवन हमारे सामने एक है गंगा पवित्र नदी। अब गंगा पवित्र नदी कितनी सी बात को आप करीब करीब 50 शब्दों में, 100 शब्दों में कैसे लिखते हैं, देखिए समझते हैं इसको। गंगा नदी को इस पृथ्वी पर और विशेषकर भारत में लाने का श्रेय राजा भागीरथ को है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गंगा जो है भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। फिर शिव जी की जटाजूट की परिक्रमा करते हुए हिमालय की गोद में खेलती कूदती उत्तरी भारत के नगरों को धन्य धान से पूर्ण करती हुई बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गंगा के तटों पर हमारे ऋषि मुनियों के कई आश्रम कायम है, जहाँ इस देश के छात्रों को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। वहां से शील संपन्न संस्कारवान बनकर जो नई पीढ़ी अपने अपने कर्म क्षेत्र में उतरती थी, उसकी बदौलत भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठतम राष्ट्र माना जाता है। गंगा के जल की महत्ता है, उसमें सब प्रकार के रोगों को नष्ट करने और प्राणी मात्र ने निरोग रखने की शक्ति समाहित है। गंगा विमलोत्कृष्णी है। भारत वर्ष में गंगा को केवल एक नदी के रूप में नहीं पूजा जाता, उसे एक वरदायिनी देवी और माँ के रूप में पूजा जाता है। इन समस्त पापों और अभिशापों को जड़ मूल से नष्ट करने वाली एक महाशक्ति भी मानी जाती है। यही कारण है कि गंगा अनादिकाल से ही विश्व की एकमात्र पवित्र नदी के रूप में वंदनीय हो गई। अब अगला बिंदु है हमारा, उस पे हम डिस्कशन करेंगे, जिस पे हम बात करेंगे विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं। बहुत बढ़िया मुद्दा है। इसको विस्तारित रूप से हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका पल्लवन करते हैं कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। बहुत शानदार। इसका पल्लवन देखिए, संसार में जितनी ही भाषाएं बोली जाती हैं, पहली यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी पहला वीडियो जब आप देखेंगे इसका, तो उसमें मैंने भाषा के बारे में बताया है। तो वही भाषा की बात ये हो रही है यहाँ पर कि संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। इसी कारण इन भाषाओं को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। प्र- प्र- प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है, और साहित्य में तो मानव मात्र के हित की भावना होती है। हर भाषा के साहित्य की अपनी विशिष्टता में देश की मानसिक विलक्षणता रहती है। संसार में जितनी भी भाषाएं, बोलियां लिखी जाती हैं, उन सभी भाषाओं को सीखा जा सकता है। हजारों विद्यार्थी विदेशी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, ताकि उनके साहित्य की विशिष्टता जानकारी प्राप्त कर सके। यह कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इस अध्ययन से मानवीय दृष्टि, व्यापक विचार, उदार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दृढ़ होते हैं।
इसलिए विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, लेकिन विदेशी भाषा को सीखने से पहले हमें अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी भाषा अपनापन होता है। इसमें माँ की ममता होती है, संबंधों का माधुर्य होता है। हमारा हृदय अपनी भाषा में ही बोलता है। इसलिए इसे जानने समझने के लिए विशेष श्रम नहीं करना पड़ता है। इसके व्यवहार में हमें जितनी सहजता और सुविधा का बोध होता है, उतनी सुविधा सहजता का बोध विदेशी भाषा में नहीं होता है। जो समय हम विदेशी भाषा को सीखने में बर्बाद करते हैं, उतना समय अपनी भाषा को सीखने में नहीं लगता। अपनी मातृभाषा हमारे जीवन में एक प्रकार घुली मिली होती है, जैसे दूध में पानी। इसलिए विदेशी भाषा सीखी जा सकती है, परंतु उसमें इतनापन अपनापन नहीं होता है। यह मस्तिष्क की वस्तु रह जाती है, परंतु हृदय की वाणी नहीं हो सकती। इसमें माँ की ममता, पिता का प्यार, संबंधों की मिठास, हमारे देश का दर्द नहीं मिलता। अतः ठीक ही कहा है कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी भाषा कैसी होनी चाहिए? सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए एक एग्जाम्पल और आपके बीच में लेती हूँ। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। गांधी जी के 3 बंदर थे। ऐसा माना जाता है। मुझे नहीं पता कि गांधी जी बंदर वास्तविकता में थे, लेकिन कहते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे। एक ऐसे बैठा रहता है, एक ऐसे बैठा रहता है और एक ऐसे बैठा रहता है। उसका मानना है कि बुरा मत सुनो। सबसे पहले तो बुरा मत देखो। आप बुरा नहीं देखेंगे तो आपके अंदर बुराई नहीं है। उसके बाद कहा जाता है कि बुरा मत कहो और उसके बाद कहा जाता है कि बुरा मत सुनो। एक बार महात्मा गांधी से मिलने, देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या निकलता है इसमें। एक बार महात्मा गांधी से मिलने जापान के 3 विद्वान सेवाग्राम पधारे। गांधी जी से उनके कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रणा हुई। अपनी विदाई के वक्त उन्होंने बापू को एक ही कास्ट फ्लैग पर बैठे हुए 3 मंदिरों की मूर्तियां भेंट में दी। एक ही कास्ट मतलब एक ही लकड़ी पर बैठे हुए 3 बंदर थे। इन 3 बंदरों में एक बंदर अपनी हथेलियों से अपनी दोनों आंखें ढके हुए था इस प्रकार से। दूसरा बंदर अपना मुंह बंद किए हुए था इस प्रकार से। और तीसरा बंदर अपनी दोनों हथेलियों से अपने कानों के पदों पर जमाए हुए था। जब कुछ जिज्ञासु ने 3 बंदरों की विभिन्न मुद्राओं के संबंध में पूछा, तब जापानी विद्वानों ने बताया कि जिस बंदर ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उसका कथन है, बुरा ना देखो। जिसने अपना मुंह बंद कर रखा है, उसका कथन है, बुरा मत कहो। और जिस बंदर ने अपने कान पर हथेलियां जमा रखी हैं, उसका सीख है, बुरा मत सुनो। तो गांधी जी के 3 बंदरों की क्या-क्या निशानियां थी? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। चलिए हम अगले बिंदु पे बात करते हैं। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। अब इस लाइन का पल्लवन करना है आपको। अपन कहते हैं ना, रात गई और बात गई। मतलब रात खत्म हो गई, कल आज मेरी किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, लेकिन अगर मैं अंतर आत्मा से चाहूं कि उससे मेरा प्रेम व्यवहार वैसे ही बना रहे, उससे मेरे संबंध वैसे ही बने रहे, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? रात गई, बात गई। जो बीत गई वह बात गई। कहा जाता है कि राम राज्य में किसी भी बालक की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। माना जाता था कि राम के राज्य में कोई बालक नहीं मरता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। खलीफाओं के कर्ज में दी गई रकम पर सूद नहीं लिया जाता था। अगर कोई खलीफा आपको कोई रकम दे रहा है, तो उससे ब्याज नहीं लिया जाता था। इसी प्रकार हमारे देश के सब में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी और प्रताप की लंका स्वर्ण निर्मित थी। वर्तमान युग में अब ये सब काल्पनिक और असंभव सा प्रतीत होता है, पर विश्वास नहीं होता। इसलिए लोकोत्तरी प्रचित हो गई, जो बीत गई वो बात गई। इसमें निहित सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, हम उसे ही सर्व सत्य मानते हैं। जो आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा, उसे हम सत्य कैसे मान लें? तो मान लिया कि भाई राम राज्य में किसी बालक की मृत्यु नहीं हुई, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में घरों में ताले नहीं लगाए जाते। आज भी हम कहावतों में कह देते हैं तो राम राज्य चल रहा है हमारे यहाँ तो। राम राज्य चलना का अर्थ क्या हुआ पूरा हमारा? कि मतलब हम घरों में ताले लगा के आज भी नहीं जाते हैं। आज भी हमारा मन नहीं होता कि हम घरों में ताले लगा के जाए। इतने अच्छे लोग हैं,
लेकिन कब तक? उनका समय कितना होगा? आज नियति और भेद नहीं करती है, जो लेती है वो देती है। नियति भेद नहीं करती है, जो आपसे आपने लिया वो आपको तुरंत मिलेगा। तो हम कैसे इस मान्यता को मान लें कि जो बीत गई वो बात गई। तब ये निकल के आता है कि जो बीत गई सो बात गई। इस प्रकार आशा करती हूँ कि पल्लवन आपको बिल्कुल सही तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पल्लवन क्या होता है, कैसे होता है, किसी चीज को विस्तारित रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, उसका विस्तार करने की प्रक्रिया क्या होती है। एक पल्लवन जो होता है, एक छोटी सी लोकोक्ति को भी आप पल्लवित कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। अब हमारे अगले टॉपिक के रूप में हम टिप्पणी को लेंगे और टिप्पणी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पल्लवन का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं टिप्पण। टिप्पण या टिप्पणी क्या कहलाता है? तो टिप्पण का अर्थ होता है सामान्य रूप से कि किसी भी कार्यालय में किसी प्रकरण को संक्षिप्त में लिखना ही टिप्पण कहलाता है। टिप्पण का जो अंग्रेजी नाम है वो है नोटिंग। इसे इंग्लिश में नोटिंग भी कहा जाता है। तो सरकारी कार्यालयों में जितने भी ये होते हैं आपके टिप्पणी लिखना, वो सब टिप्पण कहलाते हैं। टिप्पणी लिखने के साधारण नियम कौन-कौन से हैं? टिप्पणी में बेकार का विस्तार नहीं होना चाहिए। टिप्पणी में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे अनावश्यक भ्रांति पैदा हो। जहाँ तक संभव हो टिप्पणी में अनुच्छेदों का क्रम ना रखा जाए। टिप्पणी में किसी के प्रति निजी रूप से आक्षेप ना हो। टिप्पणी की भाषा ऐसी ना हो जिसमें लेखक का स्वार्थ झलकता हो। टिप्पणी में पत्र का मुख्य विषय ही लिखना चाहिए। हम्म, टिप्पणी में पत्र का मुख्य विषय ही लिखा जाना चाहिए। यदि पूर्व पत्र व्यवहार का संदर्भ हो तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि अधिकारी उस पर सरलता से निर्णय दे सके। एक पत्र पर एक ही टिप्पणी होनी चाहिए। टिप्पणी में एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जहां तक संभव हो जटिल एवं सांकेतिक शब्दावली को टिप्पणी से दूर रखना चाहिए। जहां तक संभव हो जटिल एवं एक पत्र पर एक ही टिप्पणी ऐसी होनी चाहिए, टिप्पणी में एक ही बात को बार-बार दोहराना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो, जटिल एवं सांकेतिक शब्दावली को टिप्पणी से दूर रखा जाना चाहिए। टिप्पणी पत्र के हाशिए में लिखी जानी चाहिए, ताकि अधिकारी को पढ़ने में कठिनाई ना हो सके। यदि किसी पत्र के बारे में अधिकारी ने कुछ विशिष्ट निर्देश दिए हैं, तो उन्हें टिप्पणी लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने टिप्पणी लिखी हो, टिप्पणी के बाद उसे अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर अवश्य कर देने चाहिए, ताकि अधिकारी को यह मानने में कठिनाई ना हो कि टिप्पणी किसने लिखी है। यदि एक ही पत्र पर अनेकों आदेश प्राप्त करने हैं, तो उन्हें अलग-अलग टिप्पणी के रूप में लिखकर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छा, विषय वस्तु की दृष्टि से टिप्पणी है ना 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य टिप्पणी, एक संपूर्ण टिप्पणी। सामान्य टिप्पणी क्या कहलाती है? टिप्पण के अंतर्गत ऐसे टिप्पण को लेती है जो दैनंदिन या रोजमर्रा की सामान्य समस्याओं पर बिना किसी छानबीन, नियम, उपनियम आलेख किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कार्यालय में ठंडे पानी की व्यवस्था हेतु कूलर लगवाने के लिए लिखी जाने वाली टिप्पणियों को हम ले सकते हैं। सामान्य टिप्पणियाँ कौन-सी हैं? भई उच्च अधिकारियों के रूप में ये टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, तो फिर हम उसमें सामान्य टिप्पणी किनको मान सकते हैं? कि भई आपने एक लेटर लिखा है, लेटर जो नोटिंग की है आपने, वो ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए कूलर लगवाने की बात हो रही है। तो ये किसमें आ जाएगी हमारी सामान्य टिप्पणी में। संपूर्ण टिप्पणी किसे कहते हैं? किसी भी जटिल मामले को सुलझाने के लिए जो ब्यौरेवार टिप्पणी लिखी जाती है, उन्हें संपूर्ण टिप्पणी के अंतर्गत इस मामले से संबंधित सभी सूचनाओं, नियमों, उपनियमों, संदर्भों एवं तर्कों का क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना होता है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी की छुट्टियां बाकी हैं और प्रशासन से अग्रिम अवकाश की मांग करता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन यदि उसकी मदद करना चाहता है, तो अग्रिम अवकाश स्वीकृत किए जाने के पक्ष में सामग्री एवं तथ्यों को प्रस्तुत करने हेतु टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे टिप्पण संपूर्ण टिप्पण कहे जाते हैं।
प्रतिपादन की दृष्टि से टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य टिप्पण किसी भी समस्या पर प्रस्तुत किया गया प्रारंभिक टिप्पण मुख्य टिप्पण होता है। इस मुख्य टिप्पण में समस्या को पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को समस्या के निराकरण हेतु किसी सूचना का अभाव न महसूस हो। मुख्य टिप्पण लचर या कमजोर होने पर उच्च श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नया मुख्य टिप्पण लिखना पड़ता है। आनुषंगिक टिप्पण मुख्य टिप्पण के आधार पर उच्च अधिकारियों द्वारा जो अभिमत प्रस्तुत किए जाते हैं, वे उस मुख्य टिप्पण के संदर्भ में आनुषंगिक टिप्पण कहलाते हैं। आनुषंगिक टिप्पण प्रायः छोटे होते हैं। मुख्य टिप्पण के समर्थन या विरोध में लिखे जाते हैं। प्रसार की दृष्टि से भी टिप्पणी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी आंतरिक टिप्पणी, किसी एक कार्यालय विभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ऊर्ध्वाधर क्रम से प्रस्तुत किए गए टिप्पण आंतरिक टिप्पण होते हैं। सामान्य मसलों को विभागीय स्तर पर भी निपटा लिया जाता है और फाइल बाहर नहीं जाती है। और बाह्य टिप्पण कौन से होते हैं? बाह्य टिप्पण जब समस्या काफी जटिल होती है, उसे निपटाने के लिए विभिन्न कार्यालयों की समितियां मांगनी पड़ती हैं। जो विभाग स्तर लिखे गए टिप्पण बाह्य टिप्पण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा मंत्रालय की किसी फाइल पर विधि मंत्रालय या वित्त मंत्रालय से ली गई टिप्पणी टिप्पण कहलाती है। विस्तार की दृष्टि से टिप्पण 2 वर्गों में विभाजित होता है। विस्तृत टिप्पण, एक सूक्ष्म टिप्पण। इसके अंतर्गत विचाराधीन मसले पर विस्तृत रूप में लिखा जाता है। संदर्भ, तर्क आदि क्रमिक रूप में प्रस्तुत इसके विषय को स्पष्ट करते हुए पक्ष अथवा विपक्ष भाव संतुष्टि की आती है। टिप्पणी प्रायः विस्तृत ही होती हैं। सम सूक्ष्म टिप्पण क्या कहलाते हैं? इसके अंतर्गत सहमति, असहमति, स्वीकृति, अस्वीकृति, अनुरोध और शब्द आदि सूचक मात्र लिखे जाते हैं। इन्हें हम सूक्ष्म टिप्पण के नाम से जानते हैं। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर टिप्पण के कुछ नमूने के। नमूना नंबर 1 देखेंगे। विषय भंडार से अलमारी का प्रदाय। तो विभाग लिख दिया, पृष्ठ संख्या लिख दी, कुछ गोपनीय फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए अलमारी की आवश्यकता है। कृपया भंडार से व्यवस्था करने के लिए कहें। किसने लिखी? किशनलाल लिपिक जी ने लिखी। 1/6/2008 को लिखी। सहायक अधीक्षक मांग। अब सहायक अधीक्षक इसमें क्या रिएक्शन करेगा? मांग उचित है, अतः इस पर विचार उचित आदेश देने का कष्ट करें। मनोहर लाल सहायक अधीक्षक 1/6/2008। विचारार्थ एवं सदेशा था वो कहाँ जाएगी? अधीक्षक के पास। प्रभारी अधिकारी 1/6/2008 भंडार में अलमारी उपलब्ध है, कृपया भंडार से अलमारी देने की कृपा करें श्यामलाल अधीक्षक के लिए। तो ऐसे टिप्पणों का आंतरिक व्यवस्था में उपयोग किया जाता है। इसके लिए फाइल नहीं बननी पड़ती, बल्कि मुक्त पत्रों पर ही काम चला जाता है। ऐसे टिप्पण बाद में किसी फाइल में नत्थी कर दिए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। अब दूसरी अगर हम नमूना की बात करें तो वो है अलमारियों को खरीदारी के संबंध में। विभाग के लिए लेटर लिखा जाएगा, टिप्पणी लिखी जाएगी। रिकॉर्ड कीपर ने अलमारी की मांग की है। इसके पहले भी 2 पदाधिकारियों ने अलमारी की मांग की थी। इस तरह 3 अलमारियों की खरीद जरूरी है। उत्तम दास लिविक 2/6/2008। विभिन्न विभागों में कुल मिला के 3 अलमारियों की मांग आई। भंडार में अलमारियां उपलब्ध नहीं है तो अलमारियों की खरीदारी जरूरी है। आदेश देने का कष्ट करें। दूसरी फिर टिप्पण बन के गई जो नरोत्तम दास ने लिखी 2/6/2008 को। अधीक्षक कार्यालयीय उपयोग के लिए 3 अलमारियों की खरीदारी आवश्यक है। इस खरीदारी के लिए 2 विधियां अपनाई जा सकती हैं। देखिए, अब उस काम को हो रहा है, वो काम कैसे टिप्पण के माध्यम से पूरा होगा? पहली विधि क्या है? गोदरेज कंपनी के स्थानीय विक्रेता से सरकारी दूर के आधार पर अलमारियों की सीधी खरीदारी कर ली जाए, जिसके लिए भाव पत्र आदि नहीं मांगने पड़ेंगे। अथवा दूसरा प्रकार क्या होगा? मतलब डायरेक्ट आप जाके उसे खरीद लीजिए और उसमें किसी प्रकार के भाव पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा क्या होगा? स्थानीय निर्माता तो जितने भी निर्माता अलमारी बना रहे हैं उनसे टेंडर भरवाया जाए। टेंडर मतलब ये आगे देखिए बात, भाव पत्र मंगवाए जाए पहले उनसे और न्यूनतम भाव पत्र के अनुसार खरीद का कार्य किया जाए। चूंकि आवश्यक तात्कालिक है और गोदरेज को खरीद योग्य भी माना जाता है, इसलिए आदेश देने का कष्ट करें कि मुझे इन दोनों में से किस चीज को सहमत करना है। प्रशासनिक अधिकारी के लिए लिस्ट पहुंच गई, लेटर पहुंच गया।
उन्होंने कहा सहमत है, अलमारी की खरीद दो के लिए कार्रवाई करें। तो खरीद दो आपकी क्या निकल के आई कि कृपया गोदरेज कंपनी के स्थानीय विक्रेता को सरकारी दर के अनुसार 3 बड़ी अलमारियों की पूर्ति का आदेश देने का पर्याप्त है। उन्होंने क्या लिख के दे दिया कि गोदरेज कंपनी को आप कह दो कि सरकारी दरें जो चलती हैं, उसके अनुसार अलमारी प्रदान करने की प्रारूप तैयार करके भेज दीजिए। इस तरीके से वो पूरा प्रारूप तैयार हो गया, किसके नाम है, कैसे है और ये आपका एक टिप्पण बनकर तैयार हो गया। ऐसे हम एक टिप्पण पर काम कर सकते हैं। इस प्रकार आपका एक टिप्पण पे काम हो सकता है। देखिए, गोदरेज कंपनी के स्थानीय विक्रेता को सरकारी दर के अनुसार 3 बड़ी अलमारी की पूर्ति के लिए प्रारूप तैयार हो गया। अब वो प्रारूप इसमें लग जाएगा। अब प्रारूप लगने के बाद ये सारा काम आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये टिप्पण का विषय पूर्ण होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 चीज़ें समझी। अभी हमने समझा था इसके पहले संक्षेपण करना, संक्षिप्त रूप कैसे होता है। फिर हमने समझा प्रतिवेदन करना, उसका किसी चीज़ का प्रतिवेदन कैसे किया। फिर हमने समझा पल्लवन क्या कहलाता है, पल्लवन कैसे कार्यरत होता है और लास्ट हमने लिखा टिप्पण। तो ये जो है ना प्रयोजनमूलक हिंदी का बहुत बड़े मुद्दे हैं। अगर प्रयोजनमूलक हिंदी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीकी को आप समझना चाहते हो, तो हिंदी के उन टेक्निकल वर्ड को भी आपको समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप तकनीकी शब्दों को नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चीज़ों के प्रति अ, समझदारी नहीं ला पाएँगे कि नोटिंग क्या होती है, विस्तारण क्या होती है, विस्तारण क्या होता है, पल्लवन क्या होता है। तो ये सभी मुद्दे आपको समझना अत्यंत आवश्यक हैं। इस प्रकार से हमने टिप्पण को समझा। अब हम अंत करते हैं इसका समरी के रूप में, सारांश के रूप में इस यूनिट को। इसमें बताया गया कि भाषा की प्रकृति। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? भाषा से। भाषा क्या है? भाषा एक सर्वोत्तम ज्योति है। अगर भाषा नहीं है तो इन सब कुछ चीज़ों को समझने का भी कोई औचित्य नहीं। भाषा कहाँ से प्रारंभ हुई? भाषा हमारी प्रारंभ हुई भारतीय आर्य भाषाओं से। प्राचीन कालीन आर्य भाषा से भाषा हमारी प्रारंभ होती है। प्राचीन कालीन आर्य भाषाओं में आर्य भाषा को हमने 3 हिस्सों में बाँटा। पहला हमारा आया प्राचीन कालीन आर्य भाषा, फिर हमारे आई मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर हमारे आए आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में। देखिए, आपके लिए सामने प्रेज़ेंट हो रहे हैं कुछ स्वमूल्यांकन प्रश्न हैं यहाँ पर, जो आपको जिनके आंसर यहाँ देने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को विवेचन करते हुए सम्यक परिभाषा लिखिए। या भाषा की परिभाषा देके उसकी प्रकृतिगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। या भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या आप राष्ट्रभाषा, मानक भाषा इन पर टिप्पणी लिखिए या टिप्पण लिखिए इन पर। तो इन सब का जो आंसर बैठेगा आपका, एक हल्के से रूप में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि भाषा क्या है? भाषा वो आधार बिंदु है, वो विचारों का आदान-प्रदान है। अगर भाषा संसार में नहीं होती, तो ये पूरा विश्व, ये पूरा संसार गूंगे और बहरों की एक विराट बस्ती बनकर रह जाता। इसके अलावा भाषा का और कोई औचित्य नहीं है। भाषा नहीं है तो कुछ नहीं है। भाषा की विशेषताएँ क्या हैं? भाषा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे रोका नहीं जा सकता। भाषा रुक गई तो संसार रुक गया। बिना भाषा के कैसे? हर जीव-जंतु भाषा का प्रयोग करता है। छोटे से छोटा प्राणी, छोटे से छोटा जीव-जंतु भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन बस भाषा को समझने की शक्ति वो मानवीय स्वभाव में है मानव के अंदर। हम जीव-जंतुओं की भाषा नहीं समझ पाते। मेंढक भाषा नहीं करता क्या? मेंढक बोलता नहीं है क्या? साँप फुंकार की आवाज़ नहीं निकालता क्या? कुत्ते-बिल्ली अपनी आवाज़ में अपनी बातों को नहीं रखते क्या? हर एक के पास भाषा है। बस हमारी भाषा को लिपियों में बाँटकर लिपिबद्ध कर दिया गया है, लेकिन जानवरों की भाषा को अभी लिपिबद्ध नहीं किया गया है। तो वो एक माध्यम एक-दूसरे को समझने का माध्यम है। मैंने कहा आर्य भाषाएँ हैं, आर्य भाषा प्राचीनकालीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक आर्य भाषा है। अब प्राचीनकालीन आर्य भाषाओं में आपकी आ जाती हैं, कौन-कौन सी आर्य भाषाएँ? वादिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत।
वैदिक संस्कृत कौन-सी कहलाती है? जिनमें वेद में रचना है। वेद पुराण जिसमें लिखेगा वो आपकी वैदिक संस्कृत होगी। लौकिक संस्कृत कौन-सी आ जाएगी आपकी? जो लोक व्यवहार की बात होती है, जो बोलचाल की भाषा थी, वो आपकी लौकिक संस्कृत में आ जाती है। अब उसी के बाद जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात करती है तो उसमें 3 चीज़ें, एक प्रथम प्राकृत, एक द्वितीय प्राकृत और एक तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत में क्या है आपका? प्रथम प्राकृत में आई आपकी पाली और शिलालेख की भाषाएँ। पाली जिसमें भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्राकृत जिसमें भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया, वो प्राकृत थी। पाली जिसमें भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। अब शिलालेखी क्या थी इसमें? जो भाषा उस समय अवेलेबिलिटी नहीं होगी लोगों के सामने, अब उन्हें लगा कि हम इस भाषा को संरक्षित कैसे करें? इस भाषा को आगे आने वाली जनरेशंस के पास कैसे लिखें? तो ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। उसी प्रकार शिलाओं पे लिखी गई। भाई नदी, नाले, पहाड़, पर्वत बहुत थे हमारे पास। जो तपस्वी सम्राट जो होते थे ना, वो कहीं न कहीं ऐसी जगह पर बैठकर अपनी तपस्या करते थे, तो उन्होंने उस भाषा को संरक्षित करने के लिए शिलाओं का प्रयोग किया। तो वो आपकी शिलालेखी भाषा हो गई। फिर आया आपका द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत में आपकी 5 भाषाएँ निकल गई, मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, पैसाची और महाराष्ट्री। अब इनमें से फिर आपका फिर डिसीजन हुआ, निर्णय हुआ कि ये कैसे बटेंगी। मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, पैसाची, महाराष्ट्री, मराठी की तरफ बोली गई महाराष्ट्री, लैंदा, पंजाबी, ये सब आ गए। अब आया आपका नाम तीसरी प्राकृत का। तीसरी प्राकृत में आपके अपभ्रंश या तृतीय अभट्ट भाषा और तृतीय प्राकृत से आपकी 2 भाषाएँ फिर निकल के आईं, वो थी आपकी खस और ब्राह्मण। इस प्रकार ये आपकी 13 भाषाएँ निकल के आ गई। खस और ब्राह्मण को मिलाकर 5 और 2 7 भाषाएँ निकल के आ गई। अब पूर्वी हिंदी से अवधी वगेरी छत्तीसगढ़ी निकली, पश्चिमी हिंदी से बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली निकली, 5 उपभाषाएँ फिर निकली। पूर्वी हिंदी से अवधी वगेली छत्तीसगढ़ी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेपाती, राजस्थानी निकली इसमें से, पहाड़ी निकली, लहंदा निकली, गुजराती निकली और उसके अलावा आपकी पंजाबी निकली, कुमाऊँ निकली, नेपाली निकली, गढ़वाली निकली। ये सब इन भाषाओं से निकल के आए। इन भाषाओं के स्वरूप को जैसे हमने अभी कहा ना क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है कि भाषा की परिभाषा देते उसकी प्रकृति को समझाइए। भाषा धीरे-धीरे अनवरत आगे बढ़ती गई। अगली आपकी टिप्पणी में क्वेश्चन आया है, मानक भाषा या राष्ट्रभाषा क्या कहते हैं? भारत की राष्ट्रभाषा कौन-सी है? हिंदी। हिंदी भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो कैसे हुई? हिंदी तो शुरू से बोली जा रही थी भाषा में लेकिन 1947 के बाद, देश आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 में भारत को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया हिंदी को। उसमें भी ये कह दिया गया कि अभी 10-15 साल हिंदी राष्ट्रभाषा तो रहेगी, आगे भी रहेगी, लेकिन थोड़ा भी हमारे ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भगाया है, तो अंग्रेजी का बोलबाला रहेगा। 1965 में 1965 में रही सही कसर भी अनुच्छेद नंबर 2 में खत्म कर दी। उन्होंने कहा हिंदी राष्ट्रभाषा तो रहेगी, लेकिन वर्चस्व और बोली अंग्रेजी को महत्वपूर्ण मान लिया गया। तो इस प्रकार भारत देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। ये था हमारे भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पत्र लेखन का क्या महत्व है? पत्र लेखन क्या होते हैं? पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं, जो आप किसी भी औपचारिक रूप से लिख रहे हैं। औपचारिक रूप में लिख रहे हैं, जिनका प्रयोग कर रहे हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक जो आपके व्यक्तिगत पत्र होते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्रों का स्वरूप कहते हैं। अब पत्र लेखन का क्या महत्व है? तो पत्र लेखन का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम उचित तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो पत्र के माध्यम से अपनी बात रख लेते हैं। सरकारी औपचारिकता जितनी भी होंगी, वो सब पत्रों के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अनौपचारिकता भले ही आप आजकल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और सब चलाने लगे, तो यहाँ आप डेडिकेट करने लगे हैं। लेकिन औपचारिक रूप से आप फ़ेसबुक पे अपने प्रिंसिपल को मैसेज छोड़ दीजिए कि मैं 3 दिन की छुट्टी पे हूँ। तो एक्सेप्टेशन है क्या उसका? नहीं है। किसी प्रकार का कोई एक्सेप्टेशन नहीं है।
आप व्हाट्सएप पे भी प्रॉपर लिखेंगे तभी जाके वो पत्र के रूप में लिखेंगे, तब उसका एक्सेप्टेशन होता है। तो औपचारिक पत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सरकारी पत्र किसी अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी जाँच या दुर्घटना का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अब कोई दुर्घटना हो गई है, उसका मैंने आपको अभी समझाया था प्रतिवेदन के बारे में, तो आपको उसका पूरा प्रतिवेदन बताएँ, दुर्घटना का कारण क्या है, समय क्या है, कहाँ दुर्घटना हुई, किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई, कैसे दुर्घटना हुई, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे, वो तैयार करेंगे। एक कुशल विस्तारक के गुणों का विवेचन कीजिए, मतलब कुशल विस्तारक मतलब जो पल्लवन कर रहा है, विस्तार कर रहा है किसी चीज़ का, उसके गुणों का आपको विवेचन करना है। भाषा की विशेषता देते हुए उसके मूल तत्वों को बताइए। भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संक्षेपण के शैलीगत नियमों की विवेचना, इस तरीके के क्वेश्चंस आएँगे आपके एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएँगे आपके एग्ज़ाम में। संक्षेपण में विषयगत नियम क्या है? उसकी परिभाषा दीजिए, उसके गुणों का वर्णन दीजिए। संक्षेपण का अर्थ और उसके गुणों की उल्लेखनीयता बताइए। भाषा की परिभाषा देते हुए उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में बताइए कि भाषा की व्यक्तिगत क्षमताएँ कौन-कौन सी हैं। आप भाषा की विशेषताएँ लिखिए, उसकी प्रकृति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। इस तरीके के प्रश्न आपके बीच में आएँगे। भाषा की प्रकृति और उसकी विशेषताओं का निरूपण कीजिए। भाषा की प्रकृति क्या है? संक्षेपण के प्रयुक्त विषय कौन-कौन से हैं? प्रतिवेदन का स्वरूप कैसे लिखा जाता है? किस प्रकार से एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है? किसी दुर्घटना की जाँच का प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है? पल्लवन के पर्यायवाची शब्द कौन-कौन से आ जाते हैं? जब आप पल्लवन कर रहे हैं, तो पल्लवन की परिभाषा क्या है? पल्लवित करना किसी चीज़ को विस्तारित करना। एक कुशल विस्तारक के गुणों का विवेचन कीजिए। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में बनेंगे, जिनकी तैयारी आपको इस पूरे कंटेंट से करना है। पल्लवन की कुछ प्रमुख तत्वों का भी उल्लेख कीजिए। फिर आपका आता है कुशल विस्तारक के गुणों का भी विवेचन कीजिए। पल्लवन में मुख्य तत्वों का उल्लेख कौन-कौन से लिए गए हैं? टिप्पणी की प्रक्रिया क्या है? टिप्पण क्या है? कहाँ-कहाँ चलता है टिप्पण? सरकारी रूप से, अर्ध सरकारी रूप से, प्रतिवेदन में, विस्तारक में, पत्रों के कितने प्रकार होते हैं? किन-किन प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हुए पत्रों के प्रकार बताइए। आप बताइए औपचारिक भाषा कौन-सी होती है? जो आप खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप एक मैनर्स वाली भाषा को बोल रहे हैं, लैंग्वेज को बोल रहे हैं, वो औपचारिक भाषा होती है। और जो अनौपचारिक भाषा होती है, वो बोली होती है। जब आप अपनी बोली में बात करते हैं, तो वो एक अनौपचारिकता होती है, उसमें औपचारिकता नहीं होती है। पत्र लेखन से या पत्राचार से क्या समझते हैं आप? तो पत्र लेखन एक क्रिया है, कला है, काम करने का नज़रिया है। जब आप एक अच्छी पत्र लेखन के बारे में सीख जाते हैं, तो आप सरकारी कार्यों में ये मानिए कि पारंगत हो जाते हैं। अगर आपको पत्र लेखन करना आ गया, तो आपको सरकारी कार्य करना बहुत अच्छे से आ गया। बिना पत्र लेखन के आप सरकारी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो पत्र लेखन का आपके जीवन में क्या महत्व है? पत्र लेखन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। मैंने अभी बताया आपको कि जब आप किसी सरकारी नौकरी में रहते हैं, सरकारी कार्यों को करना चाह रहे हैं, तो उसमें हर जगह आपको पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। आपको कोई भी काम है, आपको न्यायाधीश से काम है, आपको देश के प्रधानमंत्री से काम है, आपको कई तरीके के काम पड़ सकते हैं। तो हर तरीके के कार्य करने के लिए पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है। वहीं संक्षेपण पे बात करें, तो वो जो आप पत्र लिख रहे हैं, उसमें संक्षिप्तता हो, उसमें स्पष्टता हो, उसमें क्लियरिटी हो। आप किसे पत्र लिख रहे हैं, आपके पत्र लिखने का क्या नज़रिया है, आप क्यों पत्र लिख रहे हैं? जब तक ये सारे विषय उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं दिए जाएँगे, तो पत्र लेखन एक सार्थक पत्र लेखन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने इस यूनिट के अंतर्गत भाषा, पत्र लेखन, प्रतिवेदन, टिप्पणी, पल्लवन और संक्षेपण, इन सभी मुद्दों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे, तो आपके लिए एक-एक पॉइंट्स, एक-एक वीडियो, मेरी कही एक-एक बात अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो ये यूनिट्स आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस यूनिट में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं पड़ना पड़ेगा।
चाहे वो भाषा से रिलेटेड हो, चाहे वो संक्षेपण से रिलेटेड हो, चाहे वो संपादन से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रतिवेदन लिखने से रिलेटेड हो या फिर आपकी क्रियाकलापों से रिलेटेड हो। वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ से क्लियर होंगे। धन्यवाद।